जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम ये थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखेंगे, जिसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पिछला 3 पेपर क्वेश्चन पेपर जो कराया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए गए उसमें से सीधे प्रश्न देखने को आपको मिले हैं। पेपर 4 में से भी सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया जा रहा है, आपको कुछ ही समय में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि एक राम मनोहर अवध लोहिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें कल ही एग्ज़ाम है, इसलिए अच्छे से आपका अभी करा दिया जाएगा, जिससे बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे आपके एग्जाम्स जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद एक एक प्रश्न के हम उत्तर यहाँ पर देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। दूसरा प्रश्न है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की सदस्यता। मैंडेट सिस्टम, अधिदेश व्यवस्था क्या है। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है उसके विषय में हमें बात करनी है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। डबल वीटो, दोहरा निषेधाधिकार क्या है। द सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद के विषय में। और 10वां प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है सार्क अर्थात दक्षेस क्या है। सार्क के विषय में हम जानेंगे, सार्क के जो संगठन है इसके सदस्य देशों के बारे में जानेंगे और ये कहाँ पर है, यह सभी चीज़ें अभी हम इसका सॉल्यूशन बताते हुए आपको बताएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न और पूरे क्वेश्चन पेपर का दूसरा प्रश्न है द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ प्रोड्यूस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बढ़ती हुई जटिलता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जन्म दिया है। इस सेंटेंस को जो है स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार बताइए। चौथा प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में राष्ट्रसंघ की भूमिका का विवेचन कीजिए। पांचवा प्रश्न है रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल इन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की भूमिका बताइए। गिव क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के कार्यों और शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सातवां प्रश्न राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आठवां प्रश्न है क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिसेफ, यूनिसेफ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नौवां प्रश्न है डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में शांति के लिए एकता प्रस्ताव की भूमिका का चर्चा कीजिए। 10वां प्रश्न है एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद को शक्तिशाली बनाने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। 11वां प्रश्न ब्रीफली डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनेस्को, यूनेस्को की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 12वां प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न, राइट एन एस्से ऑन द डिस्कोर्स ऑफ यूएन रिफॉर्म्स, संयुक्त राष्ट्र में सुधार के वार्तालाप पर एक निबंध लिखिए। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो गया। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा। कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में आपको रह जाता है तो आप अवश्य कमेंट करके पूछ लिया करिए। पहला प्रश्न क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य था उसका विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथा सभी क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। पांचवा है विश्वव्यापी विकास व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना। और छठा है मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करना। ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्गीकरण अगर हम करें तो विभिन्न आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है सदस्यता के आधार पर,
सदस्यता के आधार पर सार्वभौमिक संगठन कौन सा है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र। क्षेत्रीय संगठन कौन सा है, सार्क, EU और आसियान। और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। राजनीतिक संगठन जैसे कि UN है, OAS है। आर्थिक संगठन जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है। सैन्य सुरक्षा संगठन में उद्देश्य के आधार पर जो है वह नाटो बनाया गया है। और सामाजिक मानवीय संगठन जो है उद्देश्य के आधार पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ, ये सभी चीज़ें बनाई गई हैं। तीसरा है अधिकार क्षेत्र के आधार पर। सरकारी संगठन जो है जैसे कि UN बनाया गया है। गैर सरकारी संगठन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया गया है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। कौन सी, WHO। हर एक जगह लगभग आपने सुना होगा, अगर आप कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विभिन्न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुख्यालय पूछा जाता है, उनकी स्थापना पूछी जाती है, उनके सदस्य देश पूछे जाते हैं। WHO जो है वह उसकी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यह संगठन है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो सबसे पहला है विश्व में स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करता है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात विभिन्न जो खतरनाक बीमारियां हैं, मलेरिया, TB, HIV जैसी, उस पर नियंत्रण लाने का कार्य यह करता है। महामारी विभिन्न जो आती हैं उसकी निगरानी करता है, जैसे कोविड-19 आया हुआ था। चौथा है टीकाकरण व दवा नीति। और पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान एवं सहायता के कार्य करना। चौथा प्रश्न आपका था राष्ट्र संघ की सदस्यता, लीग ऑफ नेशंस की जो है सदस्यता के विषय में हमें बात करनी थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। सदस्यता 3 प्रकार की होती है। पहला मूल सदस्य, अर्थात जब संगठन बना था उस समय, स्थापना के समय जो देश शामिल थे वह मूल सदस्य कहलाए। आमंत्रित सदस्य जो बाद में परिषद की अनुमति से जुड़ते हैं वे आमंत्रित सदस्य कहलाते हैं। और ये सभी सदस्य त्यागपत्र अर्थात देकर, कोई भी सदस्य देश हो वह 1 वर्ष पहले सूचना देकर संघ से बाहर हो सकता है। नियमों के उल्लंघन पर भी इसे निष्कासित किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न था अधिदेश व्यवस्था क्या होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी शक्तियों ने पराजित देशों के उपनिवेशों को सीधे कब्जा करने के बजाय राष्ट्रसंघ के नाम पर संरक्षण के रूप में चलाने की व्यवस्था जो बनाई थी वही अधिदेश व्यवस्था कहलाई थी। अधिदेश जो है 3 श्रेणियों में था, ABC, जिसमें आत्मशासन की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। छठा प्रश्न सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और चार्टर अपनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 50 देशों ने इसमें भाग लिया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंततः UN चार्टर को 26 जून 1945 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। और यह सम्मेलन UN की जन्मस्थली माना जाता है। कौन सा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है वह UN की जन्मस्थली मानी जाती है। सातवां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव क्या है। यह जो है UN का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है। इसका चुनाव जो है सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। पुनर्नियुक्ति संभव इसकी होती है, अर्थात एक बार जो है महासचिव बन गया तो दोबारा भी यह बन सकता है कोई भी व्यक्ति। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, UN के दैनिक कार्य और एजेंसियों का संचालन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा मामलों में पहल करना, रिपोर्टें प्रस्तुत करना, मध्यस्थता और शांति वार्ता में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। आठवां प्रश्न दोहरा निषेधाधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों P5 की शक्ति है कि मुद्दे को प्रक्रियात्मक या वास्तविक मानने पर, अर्थात 2 प्रकार के मुद्दों को डिफाइन किया जाता है इनके द्वारा, प्रक्रियात्मक हो या वास्तविक, और दोनों मुद्दों पर जो है वीटो या लगा सकते हैं। यही दोहरा निषेधाधिकार है। इसी 2 स्तर पर वीटो लगाने को दोहरा निषेधाधिकार कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है। UN की प्रमुख परिषद इसे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें 54 देश शामिल हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का है। प्रमुख कार्य इसके हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य विषयों पर कार्य करना, मानवाधिकार आयोग, यूनिसेफ, UNDP जैसी संस्थाओं का समन्वय करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक योजनाएं और वैश्विक सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना, NGO को परामर्शदाता का दर्जा देना। ये सभी जो है किसके कार्य हैं, UN की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है
यूएन की जो प्रमुख परिषद है उसी का कार्य है। 10वां प्रश्न अति लघुत्तरीय का अंतिम प्रश्न है, सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? इसका सदस्य देश भारत भी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये 8 देश जो हैं वह सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। दूसरा प्रश्न है, अब हम आ गए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बढ़ती हुई जटिलता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया है। इस वाक्य को हमें स्पष्ट करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है प्रारंभिक काल में केवल युद्ध, संधि और कूटनीति तक सीमित थी, परंतु 20वीं सदी में विश्व अत्यधिक परस्पर निर्भर हो गया है, अर्थात एक दूसरे देश से उसका कार्य पड़ता रहता है और इस जटिलता की वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिन्हें कोई भी देश अकेले नहीं सुलझा सकता था। इन्हीं परिस्थितियों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता और जन्म हुआ। मुख्य कारण इसका क्या रहा? विश्व युद्धों का विनाश। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति सुरक्षा की एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता जो है महसूस कराई। दूसरा है वैश्विक आर्थिक समस्याएं, व्यापार, मुद्रा, विकास, बेरोजगारी जैसी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय मांगती हैं और इससे जो है IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने। तीसरा है स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट, महामारी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं जो है वैश्विक सहयोग चाहती थी, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिप जैसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बढ़ी। चौथी है मानवीय मुद्दों की वृद्धि, शरणार्थी, बाल्य कल्याण और गरीबी उन्मूलन जैसे विषयों ने यूनिसेफ, UNHCR को जन्म दिया, अर्थात विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों, विभिन्न अलग अलग जो है आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग संगठन जो है इंटरनेशनल बने हुए हैं। परमाणु हथियारों का खतरा, निरस्त्रीकरण और शांति के लिए UN और अन्य संगठन जो है बने। परस्पर निर्भरता में वृद्धि, संचार, परिवहन क्रांति, वैश्वीकरण, व्यापारिक संबंधों ने समन्वय की आवश्यकता को बढ़ाया और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने जटिल होते गए उतना ही बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं की आवश्यकता बढ़ी और इसीलिए आधुनिक युग को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का युग भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आधार में सबसे पहला है कि सामान्य हित, शांति, सुरक्षा, विकास, व्यापार जैसे साझा लक्ष्यों के लिए राष्ट्र संगठन बनाते हैं, अर्थात जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को रोकने के लिए सभी देश मिलकर एक प्रकार से विभिन्न जो भी लेने हों कदम उसको लेंगे जिससे पर्यावरण में सुरक्षा बनी रहे। तो ये सभी चीज़ें जो सामान्य हित में आती हैं, जैसे कि शांति हो, सुरक्षा हो, विकास हो, व्यापार हो, इन सभी साझा लक्ष्यों के लिए जो है राष्ट्र संगठन बनाते हैं। दूसरा है परस्पर निर्भरता के आधार पर, जब देश अकेले समस्याएं नहीं हल कर पाते तो सहयोग के लिए संगठन बनते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और चार्टर के आधार पर संस्थाएं जो हैं स्थापित की जाती हैं, जैसे कि UN चार्टर। चौथा है वैश्विक समस्याओं का समाधान, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार, आतंकवाद जैसी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मांग जो है वह करती हैं। पांचवा है क्षेत्रीय सहयोग, भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक समानता के आधार पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे कि सार्क और आसियान। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, युद्ध रोकने के उद्देश्य से जैसे विभिन्न संगठन बने, लीग ऑफ नेशंस और UN। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, सभी राष्ट्र मिलकर आपसी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें और यह प्रमुख आधार जो है माना जाता है। चौथा प्रश्न क्या है? सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में राष्ट्र संघ की भूमिका का विवेचन कीजिए। राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य जो है विश्व में सामूहिक सुरक्षा स्थापित करना होता है। इसकी भूमिका क्या है? सबसे पहली, युद्ध की रोकथाम, राष्ट्र संघ विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने का मंच था, मध्यस्थता, पंच निर्णय और वार्ता द्वारा। दूसरा है राष्ट्र संघ का सामूहिक सुरक्षा की बात करें तो आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही का सिद्धांत। चार्टर के अनुसार यदि कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो सभी सदस्य मिलकर आत्विक प्रतिबंध, सैन्य प्रतिबंध उस पर लगा देते हैं। हथियार निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण में प्रयास किए गए
परंतु सफलता जो है वह सीमित रही, अर्थात विभिन्न देशों ने विभिन्न शस्त्र बना लिए, वह जो है नियंत्रित नहीं हुए। चौथा है अधिदेश व्यवस्था। उपनिवेशों के प्रबंधन में विश्वस्तरता और शांति बनाए रखने के लिए अधिदेश प्रणाली जो है लागू की गई। असफलताएं क्या क्या इनमें मिली? अमेरिका जैसे महाशक्ति की अनुपस्थिति, निर्णयों को लागू कराने की शक्ति का अभाव, एक मतता का सिद्धांत, आक्रमणकारी राज्यों को रोकने में जो है विफलता इसमें प्राप्त हुई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं राष्ट्रसंघ जो है सामूहिक सुरक्षा के प्रयोग की पहली वैश्विक कोशिश थी, परंतु कमजोर संरचना और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका। पांचवा है प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की भूमिका। महासचिव जो है यूएन का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी और नैतिक नेता माना जाता है। उसकी भूमिका क्या है? सबसे पहला, यूएन का वह प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है, सभी अंगों, एजेंसियों और कार्यों का वह संचालन करता है। दूसरा है शांति सुरक्षा में भूमिका, विवादग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा, मध्यस्थता, शांति सैनिक मिशनों का निर्देशन। तीसरा है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना महासभा को। चौथा है संकट की चेतावनी देना। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी खतरे की ओर आकर्षित करता है। पांचवा है नियुक्तियां और प्रबंधन, यूएन स्टाफ की नियुक्ति, विभिन्न आयोगों का समन्वय करता है। छठा है मानवाधिकार और मानव विकास कार्यक्रमों का संचालन। और समग्र रूप से हम कह सकते हैं जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र का चेहरा है, जिसका दायित्व संगठन को सक्रिय, तटस्थ और प्रभावी बनाए रखना। छठा प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कार्यों और शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य व शक्तियाँ कौन कौन से हैं? वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, विवादों की जांच और मध्यस्थता, प्रतिबंध लगाना, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक सैन्य। चौथा है शांति सेना भेजना। पांचवा है बल प्रयोग की अनुमति देना अनुच्छेद 42 के अनुसार, और यूएन महासचिव की नियुक्ति में अनुशंसा करना। ये सभी जो है मुख्य कार्य व शक्तियाँ इसके हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करें तो सकारात्मक पक्ष इसका क्या है? शांति स्थापना अभियानों में यह सफलता करता है, जैसे कि कंबोडिया, साइप्रस, कांगो और सियरा लियोनिया, इन जगहों पर शांति स्थापना में जो है सफलता प्राप्त की है। परमाणु अप्रसार, आतंकवाद विरोधी प्रयास किए गए। आपातकालीन कार्रवाई की इसमें क्षमता होती है, छोटे देशों को सुरक्षा का मंच उपलब्ध यह कराता है। नकारात्मक पक्ष क्या है? वीटो शक्ति जो लाई गई है वह नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि जो P5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यह अपने हित में निर्णय को रोक सकते हैं। असंतुलित प्रतिनिधित्व, विकासशील देशों और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व इसमें कम रहता है। शीत युद्ध के समय अत्यधिक निष्क्रियता इसकी देखने को मिली। दोहरे मापदंड, मानवाधिकार और युद्ध के मामलों में P5 का राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्थात जो प्रमुख देश हैं उसके वह जो है युद्ध के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। सुधार की आवश्यकता, अस्थायी सदस्यों का विस्तार, वीटो में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना, इसमें सुधार किया जा सकता है। सातवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई और यह 1946 से कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है। न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है 1945 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। और यह यहाँ पर जो है 15 न्यायाधीश अवेलेबल रहते हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष रहता है? 9 वर्ष रहता है। अधिकार क्षेत्रों की बात करें तो यह राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं। किसी भी राज्य के बीच में सीमा विवाद हो, संधियों की व्याख्या हो, राजनयिक संबंध हो, इन सभी चीज़ों पर निपटारा कौन करता है? ICJ करता है। सलाहकारी अभिमत, एडवाइजरी ओपिनियन, महासभा और सुरक्षा परिषद की मांग पर जो है सलाह भी दे सकता है। केवल राज्य ही पक्षकार बन सकते हैं, निजी व्यक्ति या संगठन इसके नहीं बन सकते। महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, संयुक्त राष्ट्र के कानूनी ढांचे को यह मजबूती देता है। सीमाएं क्या है? निर्णय लागू कराने की जो शक्ति है उसका अभाव है, निर्णय ले सकता है, लागू कराने की शक्ति नहीं है। केवल सहमति वाले मामले ही यह सुनता है। महाशक्तियाँ कई बार इसके निर्णय की जो है अवहेलना कर देती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं जो ICJ है वह विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूती प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, परंतु इसकी प्रभावशीलता
सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करती हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, यूनिसेफ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। उपलब्धियां क्या क्या हैं? सबसे पहली है बाल स्वास्थ्य में सुधार, टीकाकरण अभियान, पोलियो उन्मूलन में बड़ी भूमिका, शिक्षा कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, पोषण कार्यक्रम, कुपोषित बच्चों के लिए जो है सप्लीमेंट जागरूकता, आपदा राहत, युद्ध, प्राकृतिक आपदा में बच्चों की सुरक्षा, बाल अधिकार संरक्षण, बाल श्रम, तस्करी, हिंसा के विरुद्ध जागरूकता लाना। सीमाएं और आलोचना इसकी क्या है? वित्तीय संसाधन जो है दान पर निर्भर करता है, स्थिरता का अभाव है इसमें। कई देशों में कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार से इसमें प्रभावित हो जाते हैं। कुछ परियोजनाएं जो हैं धीमी गति से चलती हैं। विकसित देशों द्वारा एजेंडा जो है निर्माण में दबाव देखने को मिलता है और परियोजन जो है परिवार का नियोजन जैसे कार्यक्रमों पर कई देशों में सांस्कृतिक विरोध इसके किए जाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यूनिसेफ जो है विश्व के बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। यद्यपि संसाधन, राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक सीमाओं के कारण इसके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कभी कभी प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जल्द ही आएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए इतना आपका हेल्प किया जा रहा है, आपके क्वेश्चंस भी सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। बेहतरीन पेपर जा रहा है, आपका भी फर्ज बनता है कम से कम 10 लोगों सब्सक्राइब करवाइए चैनल को आगे बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।